Good afternoon, students. Today we are going to start a new topic that is green chemistry. ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है मीन्स ये आपके कोर्स में नहीं, ये सेमेस्टर 5 में स्टिल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री देन यू शुड नो व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. बिकॉज ये जो टॉपिक है वो इंडस्ट्री में बहुत काम आता है. सो वेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू they will ask the questions about green chemistry and it is related to the environment also, so you should know what this green chemistry is all about. So what is the definition of green chemistry? Green chemistry is the utilization of a set of principles that reduces or eliminates the use or generation of hazardous substances in the design, मैन्युफैक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स. मतलब ग्रीन केमिस्ट्री एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है, मीन्स उसमें 12 प्रिंसिपल्स होते हैं जो केमिकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में वो अप्लाई किया जाता है ताकि एनवायरनमेंट में जो क्या बोलते हैं द हैजार्डस थिंग्स जो अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं उसको रिड्यूस किया जाए. बिकॉज केमिकल्स जो है उसके सिंथेसिस में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है. ओके, फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऑल दैट विच इज़ कॉजिंग द ओजोन होल. ओके, सो वी शुड टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स ताकि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करे. बिकॉज ये जो एनवायरनमेंट है वो अपने को सेव करके रखना, वी हैव टू सेव इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट. तो अपने वजह से या अपने सब्जेक्ट के वजह से एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं करना है. ओके, सो ग्रीन केमिस्ट्री इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स which eliminates or reduces the use or generation of hazardous substances. तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या करता है, केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई हैजार्डस मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करता है या उसको एलिमिनेट ही करने की कोशिश करता है. ओके, सो ग्रीन केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग वेस्ट, मटेरियल, हजार्ड, रिस्क, एनर्जी एंड कॉस्ट. ओके, सो ग्रीन केमिस्ट्री क्या कम करता है, वेस्ट मटेरियल्स को कम करता है, हैजार्डस मटेरियल को कम करता है, जो रिस्क है केमिकल प्रोडक्शन में अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो उसको कम करने की कोशिश करता है. एनर्जी कंजम्पशन, अगर जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जितना एनर्जी कंज्यूम होता है उससे कम एनर्जी में पॉसिबल है कि नहीं वो देखता है. एंड कॉस्ट, ऑब्वियसली आप कोई बिजनेस करते हो देन योर कॉस्ट, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए. सो बेसिकली यू शुड कट डाउन द कॉस्ट एज वेल एज एनर्जी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. आप ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई इंडस्ट्री में जाओगे देन आपको वहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट. जितना कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम करना है ताकि कंपनी को प्रॉफिट मिले. ओके, सो दैट ऑल इज अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री की ज़रूरत क्या है? केमिस्ट्री इज अनडिनाएबली अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. सबने को पता है कि अपने डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है. Chemical developments also bring new environmental problems and harmful unexpected side effects which result in the need for greener chemical products. अपने को पता है कि केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में. ओके, एंड केमिकल प्रोड्यूस करना, कई सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिसने मैन या ह्यूमन का लाइफ ही बदल दिया है, लेकिन उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो एनवायरनमेंट को भुगतना पड़ रहा है. Okay, so for that you have to reduce the
हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, वी हैव टू थिंक अबाउट द नेचर ऑल्सो एज वेल एज द एनवायरमेंट and future generations also. For that we need something like green chemistry. Famous example is the pesticides DDT. Green chemistry looks at pollution prevention on the molecular scale and is an extremely important area of chemistry due to the importance of chemistry in the world today and implications it can show on our environment. तो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट दैट यू ऑल नो, एंड केमिस्ट्री डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल्स एंड रिसर्च। अब ये जो केमिकल्स नए बन रहे हैं रिसर्च से, तो वो जो नया केमिकल बन रहा है उसकी वजह से एनवायरनमेंट कम से कम डैमेज हो, पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। तो अगर एक केमिकल नया केमिकल बन गया है लेकिन उसके वजह से अगर एनवायरनमेंट का डैमेज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट दैट मच बेनिफिशियल। ओके, तो अपने को ये ट्राई करना है कि नया केमिकल भी बने एंड एनवायरनमेंट का कम से कम नुकसान हो। ओके, सो दैट ऑल इज डेल्ट इन ग्रीन केमिस्ट्री। द ग्रीन केमिस्ट्री प्रोग्राम सपोर्ट्स द इन्वेंशन ऑफ मोर इकोनॉमिकली environmentally friendly chemical process which reduce or even eliminate the generation of hazardous substances. So green chemistry is mostly concerned with the reduction of hazardous waste. Okay, so जो waste produce हो रहा है, जो hazardous waste है chemical reaction में या chemical companies में, अगर कोई hazardous waste produce हो रहा है which is harmful for the environment, then it should be reduced. This program works very closely with 12 principles of green chemistry. Green chemistry जो है वो उसके main जो है 12 principles है. Okay, so which are the 12 principles that we will discuss in detail in this lecture? So the 12 principles of green chemistry are: 1. प्रिवेंट वेस्ट को कम करना है। मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी। व्हाट इज ऑल दैट, अब ये 12 प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके डिटेल में देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज प्रिवेंट वेस्ट, मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस, सेफर केमिकल प्रोडक्ट्स, अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स, use renewable feedstock, increase energy efficiency, safer solvent and reaction conditions, use catalyst, design chemical and products to degrade after use, analyze in real time to prevent pollution, minimize potential for accidents. So these are the 12 principles involved in green chemistry. तो mostly क्या हायर क्लासेस में इन एमएससी लेवल ये ग्रीन केमिस्ट्री जब आता है तो ग्रीन केमिस्ट्री का मेन टॉपिक क्या है, दैट इज दिस 12 पॉइंट्स। पहले ये 12 पॉइंट्स लिखना है एंड 12 पॉइंट्स क्या कहना चाहता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सो फर्स्ट इज प्रिवेंट द वेस्ट। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो एक रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर रहा है जिसमें अपने को बाय प्रोडक्ट मिल रहा है या जो वेस्ट मिल रहा है जो टॉक्सिक है, एंड दूसरा जो रिएक्शन है उसमें कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, तो कोई बाय प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो वेस्ट है। सो वी विल फॉलो विच रिएक्शन, ऑब्वियसली जिसमें कोई वेस्ट नहीं बन रहा है। ओके, सो इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट इज़ फॉर्म्ड। तो प्रिवेंट वेस्ट का क्या कहना है, वेस्ट अगर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है अपने केमिकल रिएक्शन में, तो फिर वो जो हैजार्डस सब्सटेंस है उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा है। तो उसका प्रिवेंशन, उसके वजह से जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो ये जो हैजार्डस मटेरियल की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो मटेरियल ही प्रोड्यूस ना हो तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला। सो द फर्स्ट एंड बेसिक थिंग यू शुड कीप इन माइंड इज दैट
मिनिमम वेस्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड, मिनिमम या नो वेस्ट, ताकि एनवायरनमेंट में वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, फर्स्ट इज एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी का मतलब क्या है? सिंथेटिक मेथड शुड बी डिजाइंड to maximize the incorporation of all the materials used in process to the final product. Okay, so इसमें ये किया बोला गया है कि एटम इकोनॉमी, आप जितना रिएक्टेंट, रिएक्शन कैसे बनता है, A प्लस बी फॉर्म्स C। ओके, सो इसमें A प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट है, एंड C जो है वो प्रोडक्ट है। ऐसा मेथड अप्लाई करना है कि A प्लस बी मैक्सिमम यूज हो जाए और C बना ले। ओके, ताकि कोई बाय प्रोडक्ट ना बने। A प्लस बी फॉर्म्स C, दैट शुड बी द रिएक्शन। ओके, सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू कैन से NH3 प्लस H2O। अगर एमोनिया एंड वाटर का रिएक्शन हो रहा है NH3 प्लस H2O, तो वो क्या बना रहा है, NH4OH। दैट मीन्स A प्लस बी का मैक्सिमम यूज हो रहा है, नो वेस्ट। NH3 प्लस H2O फॉर्म्स NH4OH, तो दैट इज एन एटम एफिशिएंट रिएक्शन। सो ऐसे ही रिएक्शन अपने को बनाना है जिसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है या कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है। ओके, सो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी डन। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, दैट इज द atom economy. Second point is less hazardous chemical synthesis. Wherever practicable, synthetic methods should be designed to use and generate substances that possess little or no toxicity to the people or the environment. Okay, जब भी possible हो, less hazardous chemical synthesis में means जिसमें कम से कम हैजार्डस मटेरियल या हार्मफुल मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा हो। ओके, तो जब भी पॉसिबल हो तो ऐसे मेथड फॉलो करना है जिसमें कम से कम मिनिमम या नो कोई भी टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस ना हो। ओके, सो फर्स्ट क्या याद रखना है कि टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस ही नहीं करना है। अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका अमाउंट मिनिमम हो, कम से कम हो, ताकि एनवायरनमेंट में उसका जो डैमेज है वो कम हो। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन्ड टू इफेक्ट देयर डिजायर्ड फंक्शन वाइल मिनिमाइजिंग देयर टॉक्सिसिटी। केमिस्ट्री में अपने को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो उसका जो फंक्शन है, उसका जो यूज़ है वो तो करता ही है। दैट मीन्स कोई केमिकल बनाया है वो अपने यूज़ के लिए अपनों ने बनाया होगा। सो वो जो उसका एप्लीकेशन है वो 100% एप्लीकेशन देता हो, एंड उसका जो टॉक्सिक कंटेंट है उसको मिनिमाइज करना है। ओके, सो व्हेन एवर यू वर्क एज ए केमिस्ट या केमिस्ट्री के बाद आपको कोई जॉब मिल रहा है तो आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यू हैव टू मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। कि रिएक्टेंट आपको जितना मिला है तो प्रोडक्ट उतना आपको बनाना है विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। नेक्स्ट इज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। The use of auxiliary substances like solvent or separation agent should not be made unnecessary whenever possible and innocuous when used. Okay, तो जो भी सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो या सेपरेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो आपके रिएक्शन में, तो वो ऐसा होना चाहिए जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करता हो। ओके, और जब भी ज़रूरत हो तभी यूज़ करना है। वी हैव टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ chemicals also. Design for energy efficiency, that is the next point. Energy requirement of chemical process should be recognized for their environment and economic impacts and should be minimized. If possible, synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. तो एनर्जी जो है, आप कोई भी रिएक्शन या प्रोडक्ट बना रहे हो
देन यू शुड कीप इन माइंड कि कम से कम एनर्जी यूज हो। ओके, सो सी दिस एनर्जी कंजप्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। कि आप एनर्जी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल या वो सब यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो ख़त्म हो जाएगा या बाकी नहीं बचेगा। सो यू शुड यूज़ इट एफिशिएंटली। सो दैट इज़ द पॉइंट डिस्कस हियर कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है आप केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज कर लो ताकि आपको मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट हो। एंड ऐसे मेथड चूज़ करो जो रूम टेम्परेचर एंड रूम के प्रेशर में पॉसिबल हो जाए ताकि आपको कोई हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर बाहर से देने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, सो यू शुड कीप इन माइंड। सो दिस आर ऑल द जॉब्स ऑफ द केमिस्ट। केमिस्ट का क्या काम क्या है कि जो भी रिएक्शन है अभी जैसे चल रहा है, प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन अभी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 50% प्रोडक्ट बन रहा है। अगर केमिस्ट अपने नॉलेज से वो 55 भी कर ले तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो 50 में से जो 55 हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इट्स नॉलेज, व्हाट इज हैपनिंग, कंपनी का प्रॉफिट तो हो ही रहा है, साथ में एनवायरनमेंट का भी प्रॉफिट ही हो रहा है बिकॉज वो एनर्जी कंजम्पशन भी रिड्यूस कर रहा है। ओके, use of renewable feedstock, that is the next point. A raw material or feedstock should be renewable rather than depleting whenever technically and economically practicable. So जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो आपके रिएक्शन में या प्रोडक्ट बनाने के लिए तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो रीन्यूएबल हो, मीन्स वो ख़त्म ना हो जाए एनवायरनमेंट पे आपके यूज़ करने से। जितना आप यूज़ कर रहे हो उतना ही एनवायरनमेंट में नया बनता रहे। ऐसे रीन्यूएबल फीडस्टॉक या रॉ मटेरियल आपको मैक्सिमम यूज़ करना है। ओके, जब भी आप पॉसिबल हो तब आपको रीन्यूएबल रिसोर्सेस यूज़ करना है। नेक्स्ट इज रिड्यूस द डेरिवेटिव्स। Unnecessary derivatization, that means use of blocking groups, protection or deprotection and temporary modification of physical or chemical process should be minimized or avoided if possible because such steps require additional reagents and can generate waste. Derivatization means आपका जो प्रोडक्ट बना है उसका आप कोई डेरिवेटिव बनाना चाहते हो लेकिन आप तभी बनाओ जब उसकी ज़रूरत हो। अननेसेसरीली आप डेरिवेटिव्स मत बनाओ ताकि जो सॉल्वेंट है वो भी वेस्ट ना हो एंड जो प्रोडक्ट बना है वो प्योर फॉर्म में ही रहे। ओके, सो व्हेनेवर इट इज़ नेसेसरी यू शुड डू डेरिवेटाइजेशन, बट हर बार करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज कैटालिसिस। कैटालिटिक रिएजेंट्स आर सुपीरियर टू स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स। तो जब भी आप रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि आप इसमें कौन सा कैटलिस्ट डालोगे तो रिएक्शन स्पीडीली होगा या कम एनर्जी या कम टेम्परेचर या कम प्रेशर में होगा। कैटलिस्ट का मतलब क्या है, आप डाल रहे हो वो रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रहा है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा। ओके, सो लास्ट में मुझे वो कैटलिस्ट वापस भी मिल जाएगा एंड जो रिक्वायरमेंट है रिएजेंट का रिक्वायरमेंट या टेम्परेचर एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। अगर एक ही रिएक्शन में कैटलिस्ट के साथ कर रहा हूँ तो वो रूम टेम्परेचर में हो रहा है, बट अगर मैं बिना कैटलिस्ट के कर रहा हूँ तो मुझे हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर प्रोवाइड करने की ज़रूरत हो, देन व्हाट इज़ हैपनिंग, मेरा वो जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है बिकॉज कैटलिस्ट अगर मैं डालूंगा वो रिएक्शन में तो वहाँ पे मेरा एनर्जी रिक्वायरमेंट एकदम मिनिमम हो जाएगा एंड रिएक्शन के बाद वो कैटलिस्ट जो है वो मुझे वापस में मिल जाएगा ताकि मैं वो दूसरे रिएक्शन में यूज़ कर सकूँ। ओके, सो व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल यू शुड मेक यूज़ ऑफ द कैटलिस्ट। Next point is design for degradation. Chemical products should be designed such that at the end of their function they break down into innocuous degradation products and do not persist in the environment. जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि उसके यूज़ होने के बाद वो डिकम्पोज हो जाए। ओके, सपोज ये जो प्लास्टिक अपने बना रहे पॉलीथीन उसका क्या है यूज़ मैक्सिमम है बट
वो उसका यूज़ करने के बाद वो एनवायरनमेंट को हार्म करता है। ओके, सो ये जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ओके, वो उसके यूज़ होने के बाद, वो उसका यूज़ है ठीक है, बट उसके यूज़ होने के बाद वो जो वेस्ट बन रहा है वो एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाए, ऐसा आपको बनाना है प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। Analytical methodologies need to be further developed to allow for real-time in-processing monitoring and control prior to the formation of hazardous substances. That means एनालिटिकल मेथड्स, ये जो मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR है, वो सब जो एनालिटिकल मेथड्स है उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। वाई? बिकॉज आपका जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, दैट रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग। आपको पता है कि अभी तक नहीं बना हुआ है पॉल्यूटेंट या हैजार्डस सब्सटेंसेस जो हार्मफुल है, लेकिन इसके बाद बनने वाला है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ अभी पॉल्यूटेंट्स बनेगा या हैजार्डस मटेरियल बनेगा, तो आपको पता है कि अब बनने वाला है। अगर आपको पता है देन यू कैन डू द सेफ्टी मेजर्स। ओके, सो रियल टाइम एनालिसिस होना चाहिए ताकि वो जो हैजार्डस मटेरियल बन रहा है उससे पहले ही अपने उसको मॉनिटर कर सके एंड उसका कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। Substances and the form of substance used in chemical process should be chosen to minimize the potential for chemical accidents, including releases, explosions and fires. जब भी आप कोई chemical reactions रख रहे हो, ओके, रिएजेंट A एंड रिएजेंट B को मिक्स कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट कम से कम हो। ओके, सो वी आर मोस्टली डीलिंग विद द हैजार्डस सब्सटेंसेस। तो सपोज एसिड, अगर कोई हाई एसिड, आपको पता नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डालने से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो आपने डायरेक्ट पानी डाल दिया, तो व्हाट विल हैपन कि वहाँ पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। या सोडियम मेटल एंड वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, एक्सप्लोजन। ओके, सो ये आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इफ़ यू आर एडिंग वाटर टू सोडियम मेटल व्हाट इज हैपनिंग, एक्सप्लोजन। ऐसे सो लिटिल नॉलेज या बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू मेक न्यू सब्सटेंसेस, तो यू शुड टेक केयर कि एक्सीडेंट ना हो। ओके, सो वी शुड टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस, एक्सीडेंट्स ना हो या फायर, ऐसा कुछ हार्मफुल इफेक्ट अपने रिएक्शन के वजह से किसी को ना हो। ओके, सो दिस आर द पॉइंट्स अबाउट basic 12 principles of green chemistry. Now what is the major uses of green chemistry? First is saving energy, second minimal global change, third minimize the depletion of resources, food supply, releasing non-toxic to the environment. Okay, तो सबसे मेजर काम क्या है ग्रीन केमिस्ट्री का, जो एनर्जी है उसको कम, इसका जो यूटिलाइजेशन है उसको कम करना, फिर ग्लोबली जो चेंज हो रहा है उसको मॉनिटर करना, देन जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका यूज़ कम करना एंड फूड सप्लाई में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना एंड टॉक्सिक मटेरियल्स जो है उसका प्रोडक्शन कम करना। फर्स्ट इज सेविंग एनर्जी। Green chemistry will be essential in developing the alternatives for energy generation. Okay, so green chemistry mainly क्या करता है, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ओके, सो जहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन ज़रूरत हो तो वहाँ पे कोई मिनिमम या ऑल्टरनेटिव एनर्जी, दैट मीन्स जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। सपोज फॉसिल फ्यूल जो है दैट प्रोड्यूसेस वेस्ट, पेट्रोलियम एंड ऑल दैट कोल, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी अपने यूज़ कर सकते हैं, फोटोवोल्टिक्स, हाइड्रोजन सेल, फ्यूल सेल, बायोगैस फ्यूल्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब जो रिन्यूएबल सोर्स है उसका एनर्जी अपने यूज़ कर सकते हैं ताकि सी दिस ऑल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इससे कोई एनवायरनमेंट का डैमेज नहीं हो रहा है एज सच।
ओके, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कम नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन एंड और सोलर एनर्जी वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू अस। तो मैक्सिमम क्या करना है, अपने को ऐसे एनर्जी सोर्सेस चूज करना है जो रिन्यूएबल हो। ना व्हाट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाइड्रोजन इकोनॉमी डिस्क्राइब्स अ सिस्टम इन विच आर एनर्जी नीड्स आर प्रीडोमिनेटली मेट बाय हाइड्रोजन रेदर देन फॉसिल फ्यूल्स। तो जो भी अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अभी कैसे चल रहा है, फॉसिल फ्यूल्स से चल रहा है, लेकिन दैट मीन्स पेट्रोलियम, कोल एंड ऑल दैट। बट अगर उनके बदले में हाइड्रोजन यूज करो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी। This type of economy would rely on renewable resources in the form of hydrogen gas and water, drastically changing pollution. Okay, so hydrogen gas mainly involved होगा ये फ्यूल में। ओके, सो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हाट विल हैपन, जो पॉल्यूशन है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। ओके, सो क्योंकि इसमें कोई बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन रहा, बिकॉज वी आर यूजिंग हाइड्रोजन। ओके, so because of that green chemistry will be preferred. Electricity sources, infrastructure, engine and international trade without impacting our quality of life. जो अपना क्वालिटी चाहिए, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रोजन पूरा कर देगा, एंड अपना जो क्वालिटी है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बट जो एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में एनवायरनमेंट विल बी इन द बेनिफिट। In a hydrogen economy, vehicles like car and aeroplanes use hydrogen fuel cells for power rather than petroleum distillates. Okay, so जब हाइड्रोजन इकोनॉमी में क्या होता है, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज़ करेगा। अभी जो पेट्रोलियम या डीजल से चल रहा है उसके बदले हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करेगा। दैट कम्स अंडर द हाइड्रोजन इकोनॉमी। सो दिस इज़ आवर फ्यूचर टॉपिक। अभी भी इसमें रिसर्च चल रहा है, वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब हाइड्रोजन इकोनॉमी होगा देन पॉल्यूशन विल बी डिक्रीज्ड। व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन गैस जो है वो कार में फिल करने के लिए यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन इज वेरी यूजफुल फॉर फ्यूल। सेकेंड, इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड NH4OH. इट इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक्स, पॉलीविनाइल। Then it also turns liquid vegetable oils into margarine. Okay, तो ऑयल में से घी बने, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में भी हाइड्रोजन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। दिस आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है उसमें मेन कंटेंट क्या है, कार्बन। ओके, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, what will form, it will form कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ग्लोबल वार्मिंग को असिस्ट करते हैं, या ओजोन होल, ऑल दैट प्रॉब्लम्स अराइजेस। ओके, बिकॉज उसमें कार्बन है। सपोज हाइड्रोजन फ्यूल में क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होगा, देन व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म वाटर। ओके, सो वाटर वेपर अगर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग। ओके, तो जो बाय प्रोडक्ट, जो वेस्ट बन रहा है वो इनफैक्ट अपने लिए और ज़रूरी है। वाटर इज द मेन थिंग फॉर आवर लाइफ। सो जो बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट ही पानी बन रहा है, दैट मीन्स इट इज़ द बेस्ट रिसोर्स। एनर्जी तो मिल ही रहा है, साथ में पानी भी मिल रहा है। एलिमिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल पोल्यूशन। तो हाइड्रोजन अगर अपने यूज़ करें तो फॉसिल फ्यूल की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो सकता है। एलिमिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उन सबको मिनिमाइज किया जा सकता है। एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ये हाइड्रोजन वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इट इज़ इन द एयर, सो इकोनॉमिकली भी वो उतना हार्मफुल नहीं, यानी कि प्राइस उतना हाई नहीं होगा एज कंपेयर टू अवर कन्वेंशनल रिसोर्सेस वी आर यूजिंग टुडे। Next is resource depletion. Due to the overutilization of non-renewable resources,
Natural resources are being depleted at an unsustainable rate. Fossil fuels are a central issue. Okay, so nowadays what is happening, अभी क्या चल रहा है कि fossil fuel से काम हो रहा है as an energy requirement, and humans जो है क्या कर रहे हैं, जो भी fossil fuel है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. ऐसे सोच ही नहीं रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना है, अभी अपना ही सोचना है, दैट्स इट. अभी ऐसा मेंटालिटी चल रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो कम होता जा रहा है. दैट इज द रिसोर्स डिप्लीशन. डिप्लीशन मीन्स कम होना. सो जो अपने पास रिसोर्स है वो कम होता जा रहा है. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये जो रिसोर्स कम हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या बोला है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी मेड इंक्रीजिंगली वायबल टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली थ्रू ग्रीन केमिस्ट्री. तो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए क्या करना है, बिकॉज ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो तो है ही. अगर वो अपने स्टॉप कर दे कि ये काम बंद कर देना तो व्हाट विल हैपन, प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड विल बी स्टॉप. वर्ल्ड को प्रोग्रेस करना है, देन व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट, एनर्जी तो चाहिए ही, कोई और सोर्स से एनर्जी ले लेंगे जो रीन्यूएबल सोर्स है. एग्जाम्पल इज बायोमास, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी द बेस्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट यूटिलाइजेशन, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका ही कोई यूटिलाइज कर ले तो भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ओनली. Minimum global changes. Concerns for climate change, oceanic temperature, stratospheric chemistry and global distillation can be addressed through development of implementation of green chemistry technologies. तो global change अभी जो हो रहा है that means ice melt हो रहे हैं, glaciers melt हो रहा है, temperature increase हो रहा है, sea level बढ़ रहा है. ये जो global changes है, desert का जो एरिया है वो बढ़ रहा है, कल्टिवेबल लैंड कम हो रहा है, मॉनसून जो है वो टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, सीजनल चेंजेस, ऑल दिस जो ग्लोबल चेंजेस हैं वो कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री टेक्नोलॉजीज. नेक्स्ट इज फूड सप्लाई. While the current food levels are sufficient, but the distribution is inadequate. Agricultural methods are unsustainable. Future food production intensity is needed. Green chemistry can address many food supply issues. तो अभी का जो फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी है, दैट मीन्स इट इज़ अप टू द लेवल ओनली, एंड फिर भी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सबको इक्वली नहीं मिलता. अभी भी कई लोग भूखे हैं. ओके, बट आगे क्या होने वाला है कि फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाला है. उसके कंपैरिजन में लैंड भी नहीं है ताकि कल्टीवेशन किया जाए. सो वो जो प्रॉब्लम है टू सम एक्सटेंट इट कैन बी सॉल्व बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री कैसे डेवलप हो रहा है, पेस्टिसाइड्स विच ओनली इफेक्ट टारगेट ऑर्गेनिज्म एंड डिग्रेड टू इनोक्यूअस बाय प्रोडक्ट. अभी ऐसे पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं जो सिर्फ एक टारगेट जो पेस्ट है उसको ही अटैक करेगा और कोई और ऑर्गेनिज्म को. अभी कैसा चल रहा है कि अगर अपने पेस्टिसाइड डाले तो उसके साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स या अपने ह्यूमन फूड चेन में भी वो आ जाता है. लेकिन ग्रीन केमिस्ट्री में ने क्या करके दिखाया कि पेस्टिसाइड जो एक टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही किल करता है, एंड उसको किल करने के बाद वो बायोडिग्रेडेबल भी हो जाता है, एंड वो बाय प्रोडक्ट ऐसा बनाता है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है. Fertilizers and fertilizer adjuvant that are designed to minimize usage while maximizing effectiveness. तो फर्टिलाइजर्स ऐसे बनाया गया है ताकि उसके कम से कम मिनिमम यूटिलाइजेशन से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. मेथड्स फॉर यूजिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट फॉर बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल यूज़. तो जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको दूसरे कहाँ पे यूज़ किया जाए ताकि उसका बाय प्रोडक्ट इट कैन बी यूज्ड एज ए बाय प्रोडक्ट इन अदर इंडस्ट्रीज. Releasing non-toxics in the environment.
Substances that are toxic to humans, the biosphere, and all that sustains it are currently still being realized at the cost of life, health, and sustainability. ओके तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, दैट मीन्स जो भी वेस्ट गैस हो रहा है या वाटर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है या सॉलिड वॉट एवर, उसको नेचर में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है विदाउट लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेस. ओके सो उस पर एक कंट्रोल होना चाहिए कि ये जो टॉक्सिक है आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो दूसरों को भी हार्म कर रहा है, नॉट ओनली ह्यूमंस, टू द एंटायर बायोस्फीयर. Okay, so one of the green chemistry's greatest strength is the ability to design for reduced hazard. Okay, तो मेन पॉइंट एक और है ग्रीन केमिस्ट्री का, वो क्या है कि जो हैजार्डस प्रोडक्ट है उसको कम करना. What are the benefits of green chemistry? तो business benefits of green chemistry include improved resource efficiency and lower raw material and utility bills. तो ग्रीन केमिस्ट्री का फर्स्ट बेनिफिट क्या है, बिजनेस बेनिफिट. मैंने जो बोला था कि प्रॉफिट, आप कॉस्ट प्राइस जो कम कर रहे हो, बाय प्रोडक्ट्स जो बन रहा है उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो या बाय प्रोडक्ट्स मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हो, एटम एफिशिएंट कम कर रहे हो, एनर्जी कंजम्पशन कम कर रहे हो, या वॉट एवर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में रिएक्शन प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे हो. वॉट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है बिकॉज आप कॉस्ट प्राइस को कम करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट बट साथ साथ में आप कॉस्ट प्राइस भी कम कर रहे हो. सो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गुड. रिड्यूस्ड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल कॉस्ट. तो अभी जो वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा हो रहा है, अगर वेस्ट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर उसको ट्रीटमेंट करने की क्या ज़रूरत है, तो उसका कॉस्ट कम हो सकता है. एबिलिटी टू कैपिटलाइज ऑन द एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी मार्केट प्लेस बाय डिजाइनिंग न्यू ग्रीनर प्रोडक्ट्स. तो नए प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने हैं दैट मीन्स विच इज़ वेरी मच लेस हार्मफुल टू द एनवायरमेंट कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट टुडे. इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर स्टाफ एंड कस्टमर्स. सो ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा ये भी रखता है कि सेफ्टी, आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो जो स्टाफ है उसकी सेफ्टी के बारे में भी सोचता है. एनवायरमेंट बेनिफिट इंक्लूड फ्यूअर रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड. ओके सो ये रॉ मटेरियल कम यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स वो एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज रिसोर्स उतना कम यूज़ हो रहा है. लोअर लेवल ऑफ केमिकल रिलीज टू द एनवायरनमेंट. केमिकल जो है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, लोअर लेवल्स आर रिलीज टू द एनवायरनमेंट. क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, नाइस टेक्नोलॉजीज, दैट मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है तो टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट होगा. रिड्यूस्ड एमिशन एंड प्रोडक्ट इम्पैक्ट्स. एमिशन जो भी एक्स्ट्रा पॉल्यूटेंट्स का एमिशन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा. So what is the use of green chemistry in our day-to-day life? ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स. पहले क्या होता था, ड्राई क्लीनिंग में टेट्राक्लोरोइथीन यूज़ होता था. ओके सो ये जो टेट्राक्लोरोइथीन है वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता था एंड इट वॉज अ सस्पेक्टिंग कार्सिनोजन, दैट मीन्स इट कॉजेस कैंसर. तो अभी ये जो ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता था टेट्राक्लोरोइथीन उसको बंद कर दिया. द प्रोसेस यूजिंग दिस कंपाउंड इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ प्रोसेस वेयर लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विद अ सस्टेनेबल डिटर्जेंट इज यूज्ड. तो अभी टेट्राक्लोरोइथीन जो ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट करता था एंड वो कैंसर भी प्रोड्यूस करता था. सो उसको स्टॉप किया गया एंड उसके बदले वो प्रोसेस को तो अपने स्टॉप नहीं कर सकते, वी हैव रिप्लेस्ड द केमिकल. तो केमिकल को किससे रिप्लेस किया, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड से. सो लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से व्हाट इज हैपनिंग, तो इतना कंटामिनेशन कम हो गया. रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट बाय लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड विल रिजल्ट इन लेस हार्म टू द एनवायरनमेंट. पहले जो सॉल्वेंट था दैट मीन्स टेट्राक्लोरोइथीन, टेट्राक्लोरोइथीन वॉज हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट. अभी क्या यूज़ हो रहा है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसके वजह से ग्राउंड वाटर का जो
हार्म हो रहा था, ग्राउंड वाटर का जो क्वालिटी कम हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा। ब्लीचिंग ऑफ पेपर, पहले पेपर को ब्लीच करने के लिए क्लोरीन गैस यूज़ किया जाता था, और क्लोरीन गैस जो है दैट इज़ हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। तो अभी ब्लीचिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ सुइटेबल कैटलिस्ट। ओके, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो ब्लीचिंग एजेंट and it is less harmful than chlorine. So nowadays we are using hydrogen peroxide as a bleaching agent for पेपर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कोई कैटलिस्ट ऐड करने से पेपर का ब्लीचिंग भी हो जाता है एंड इट इज लेस हैजार्डस ऑल्सो। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ इज इन द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। इथेनॉल, इथेनॉल दैट मीन्स एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, वो अभी कॉमर्शियली कैसे बनता है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ईथीन। ईथीन के ऑक्सीडेशन से अभी 90% इथेनॉल बन सकता है। ओके, सो इथीन इज अ ग्रीन केमिकल, यानी वो कोई हैजार्डस केमिकल नहीं है। तो इथीन के ऑक्सीडेशन से अपने को इथेनॉल मिल सकता है एंड दैट टू 90% प्योर, 90% प्योर इथेनॉल अपने को मिल सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री एंड द यूज ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ। ये आपके कोर्स में इन सच नहीं है एज सच, बट इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर योर extra knowledge, because whenever you go to for an interview in any industry and all that, there you can apply this knowledge. Okay.